नमस्कार। भारतीय राजनीति में ना एक मुहावरा बहुत मशहूर है। इतना मशहूर कि उसने हमारे संविधान तक को बदलने पर मजबूर कर दिया। और वो मुहावरा है आया राम गया राम। तो आज हम उसी कानून की कहानी को समझेंगे जिसे इस पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ये जो तीन शब्द है ना, आया राम गया राम, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। समझिए कि ये उस जमाने के एक राजनीतिक भूचाल का सिंबल है। एक ऐसा भूचाल जिसने हमारे संविधान बनाने वालों को एक पूरी की पूरी नई अनुसूची, मतलब द 10th शेड्यूल जोड़ने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की नींव पड़ती है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1967। हरियाणा के एक विधायक हैं, नाम है गयालाल। अब इन्होंने जो किया वो तो इतिहास बन गया। जनाब, एक ही दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार पार्टियां बदली। सोचिए जरा, सुबह कांग्रेस में, दोपहर में जनता पार्टी, शाम तक वापस कांग्रेस में, और फिर रात होते होते फिर से जनता पार्टी में। मतलब कमाल ही हो गया। ये घटना 1960s की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, कह सकते हैं, पोस्टर चाइल्ड बन गई। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे समस्या से, यानी आया राम गया राम से। फिर देखेंगे कि इसका समाधान कैसे निकला 10th शेड्यूल के रूप में। इसके बाद हम इसके नियमों, इसकी कमियों और इसमें हुए संशोधनों पर नजर डालेंगे। फिर बात होगी रेफरी की, यानी स्पीकर और कोर्ट्स के रोल की। और आखिर में हम आज के दौर की बहस, इसकी चुनौतियों और सुधारों पर चर्चा करेंगे। तो इस राजनीतिक उठापटक और संकट से निपटने के लिए एक सॉल्यूशन की जरूरत थी। और वो सॉल्यूशन सामने आया 10वीं अनुसूची के रूप में। एक ऐसा कानून जिसे इस घूमते दरवाजे पर ताला लगाने के लिए ही बनाया गया था। और ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक कदम था। साल था 1985 और सरकार लेकर आई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। 52वां संशोधन साल 1985। इसी के जरिए संविधान में 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। मकसद साफ था, दल बदल के इस खेल पर रोक लगाना। चलिए, तो कानून तो आ गया, अब इसके अंदर क्या है ये समझते हैं। मतलब वो कौन सी बातें हैं, कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर कोई सदस्य अपनी सीट खो सकता है। तो देखिए, कानून के पैराग्राफ 2 में ना 2 मेन ग्राउंड्स बताए गए हैं। पहला, अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से वॉलंटरीली अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। और दूसरा, अगर वो पार्टी के डायरेक्शन, जिसे हम व्हिप कहते हैं, उसके खिलाफ जाकर वोट करे या वोटिंग से ही दूर रहे। ये जो व्हिप होता है ना, ये पार्टी डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा टूल है। तो इसके खिलाफ जाना मतलब एक बहुत सीरियस मामला है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट है। वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप का असल में मतलब क्या है? क्या इसके लिए फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर देना जरूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रवि एस नाइक केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया। और ये केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, फॉर्मल इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी सदस्य का कंडक्ट, उसका आचरण ही ऐसा है जिससे लगे कि उसने पार्टी छोड़ दी है, तो बस मान लिया जाएगा कि सदस्यता गई। मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ कमियां या लूप होल्स रह ही जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ 10th शेड्यूल को कैसे टेस्ट किया गया और इसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या इस कानून में कोई एक्सेप्शन है? कोई ऐसा रास्ता है जिससे बहुत सारे विधायक एक साथ पार्टी बदल लें और उन पर यह कानून लागू भी ना हो? और इसका जवाब है हाँ है। और इसके लिए एक मैजिक नंबर है 2/3। जी हाँ, 2/3। कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 लेजिस्लेटिव मेंबर्स ये फैसला करें कि उनकी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय यानी मर्जर हो रहा है, तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। इसे एक लीगल मर्जर माना जाएगा। तो ये 2/3 का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस कानून की पूरी जर्नी को अगर हम देखें तो ये एक पूरी कहानी है। 1967 में आया राम गया राम से समस्या की शुरुआत हुई। 1985 में 52nd अमेंडमेंट से समाधान आया। फिर 1992 में किहोतो होलोहान केस एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसकी बात हम अभी करेंगे। और फिर 2003 में आया 91st अमेंडमेंट, जिसने एक और लूप होल को बंद कर दिया। पहले ना 1/3 मेंबर्स को स्प्लिट के नाम पे अलग होने की छूट थी, उसे हटा दिया गया। इससे कानून और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब आते हैं इस खेल के रेफरी पर, एक ऐसी भूमिका जो अक्सर बल्कि ज्यादातर विवादों में ही रहती है। सवाल यह है कि आखिर फाइनल फैसला कौन लेता है, कौन है इस मामले में निर्णायक?
देखिए, जब ये कानून बना था ना, तो इसके पैराग्राफ 6 में साफ साफ लिखा था कि सदन के अध्यक्ष या सभापति यानी स्पीकर या चेयरमैन का फैसला ही फाइनल होगा, बिल्कुल फाइनल, और उसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर आया साल 1992 और वो ऐतिहासिक फैसला क्योतो होलोहेन वीएस ज़ैचिल-हो। ये नाम तो बस हर यूपीएससी एस्पिरेंट को रट लेना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की ये अनलिमिटेड पावर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और इसलिए उनके फैसले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब अदालतें उनके फैसले को जांच सकती हैं। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का रास्ता तो खुल गया, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज भी जस की तस है, और वो है देरी, डिले। अक्सर ये देखा जाता है कि स्पीकर, जो कि रूलिंग पार्टी से ही होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस पर फैसला लेने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। और ये जो देरी है ना, ये एक तरह का हथियार बन जाती है जिससे कानून का जो असली मकसद है वो ही पूरा नहीं हो पाता। जैसा कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अब आते हैं आज की बहस पर। क्या ये कानून आज भी रेलेवेंट है, और क्या ये वाकई उन मकसद को पूरा कर पा रहा है जिनके लिए इसे इतने तामझाम से बनाया गया था? हाल के सालों में हमने कई उदाहरण देखे हैं, चाहे वो कर्नाटक का पॉलिटिकल क्राइसिस हो या महाराष्ट्र का। ये सब दिखाते हैं कि ये कानून आज भी कितना ज़्यादा चर्चा में है। हाँ, ये सच है कि ये कानून पार्टी में डिसिप्लिन तो लाता है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। कई क्रिटिक्स का मानना है कि ये कानून विधायकों को अपनी पार्टी लाइन से अलग सोचने से रोकता है और एक तरह से डिसेंट यानी असहमति की आवाज़ को दबा देता है। तो इस बहस के मोटे तौर पर दो पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये कानून बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सरकारों को स्टेबिलिटी देता है, पार्टी में डिसिप्लिन लाता है और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे करप्शन को रोकता है। वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये कहा जाता है कि ये कानून लेजिस्लेटर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करता है, उन्हें अपने लोगों की आवाज़ उठाने से रोकता है और स्पीकर के हाथ में पक्षपात करने का एक बहुत बड़ा हथियार थमा देता है। तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द पाथ फॉरवर्ड? इस कानून को बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार सुझाए गए हैं? एक्सपर्ट्स ने कई सुधार सुझाए हैं। एक सबसे बड़ा और बार बार दिया जाने वाला सुझाव यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करने की पावर स्पीकर से लेकर इलेक्शन कमीशन जैसी किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को दे दी जाए। इसके अलावा लेजिस्लेटर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात दी होती है। और एक और इंटरेस्टिंग सजेशन है कि कुछ मामलों में सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान हो, ताकि विधायक पार्टी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे सके। और आखिर में पूरी की पूरी बहस एक ही सवाल पर आके टिक जाती है, एक सेंट्रल चैलेंज पर। और वो चैलेंज है, एक तरफ राजनीतिक स्थिरता की जरूरत और दूसरी तरफ एक लेजिस्लेटर का अपने डेमोक्रेटिक राइट यानी अपनी असहमति जताने के अधिकार के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ स्थिरता यानी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करके डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, या फिर कॉन्शियंस यानी विवेक के ऊपर लॉयल्टी यानी वफादारी को रखकर उसे कहीं ना कहीं कमजोर करता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।